वेलकम फ्रेंड्स, चयन नर्ड के ऑनलाइन क्लासेज में आपकी स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको एनसीईआरटी की यहाँ पर कक्षाएं कराई जा रही है। इसमें क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास यहाँ हो रही है। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी की सारी कक्षाएँ इसी चैनल पर कंप्लीट कराई जाएगी। साथ ही साथ और भी जो सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनकी भी एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने अभी एनसीईआरटी कक्षा 6 जो है, क्लास 6 की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर किया था। उससे संबंधित कुछ मैपिंग जो है, माइंड मैप आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बार बार ये सवाल उठता है कि हम मैप से अवगत नहीं है। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास जो पढ़ रहे हैं, खासकर जो पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, प्री हिस्ट्री के एरा में आता है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है या उपलब्ध नहीं है, उसको हम बस अनुमान के आधार पर या जो भी जोग्राफिकल एक्सवेकेशन हुए, मतलब जो खुदाई हुई, उसके आधार पर इसको हम लिखा गया है। तो इसमें कुछ जो जगहें हैं जहाँ पर आदि मानवों का निवास था, प्रारंभिक मानव वहाँ पर बसते थे, उन जगहों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप उनको नहीं जानेंगे तो एग्जामिनेशन में आप अगर कभी पूछ दिया कि ये जगह कहाँ है, यहाँ पर क्या मिला है, चाहे इस जगह के बारे में बताए कि कौन सा साइट है और किस किस काल से जुड़ा हुआ है, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों, ये भी बता देता हूँ कि कोई ऐसा स्थल है जो तीनों स्थलों से जुड़ा हुआ है। पूरा पाषाण काल से भी जुड़ा हुआ है, महापाषाण काल से भी जुड़ा हुआ है, और पूरा पाषाण काल के बीच मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है, उनसे भी जुड़ा हुआ है। कुछ कुछ जगहों पर तो हड़प्पा साइट और वो दोनों कॉमन है, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी उसमें एग्जामिनेशन में कभी भी जो प्रश्न बनाते हैं तो वो उसमें इंगित किया रहता है कि आपको किस काल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप उसको ध्यान में कर मैपिंग करेंगे। होता है कभी कभी कॉमन प्लेस होते हैं एक जगह पर, लेकिन उनको आपको ध्यान रखना है कि वो कालक्रम आपको याद रखना है, खासकर वो जगह किस काल के लिए पूछा जा रहा है वो उसमें अंकित रहेगा आपके प्रश्न पे, उस पर ध्यान आपको ज़्यादा देना है। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस कार्यक्रम को। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि पाषाणकालीन प्रारंभिक मानवों का निवास स्थान जो भारत में है, उसको लेकर मैंने ये बनाया है, और आपको इसके बारे में जानकारी मैंने लगभग दे दी थी। कुछ जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक थे, एनसीईआरटी का जो मैप था, आपको क्लास के दौरान ही मैंने दिखा दिया था। अगर जिन्होंने भी जिस किसी के द्वारा अगर एनसीईआरटी भी नहीं देखा गया है, एनसीईआरटी क्लास अगर आपने नहीं देखा है, या क्लास 6 चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपने अगर नहीं ध्यान दिया है, तो आप चयनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको फिर से रिकॉल कर ले, चैप्टर 1 चैप्टर 2 को आप फिर से पढ़ ले, ताकि आपको इस क्लास को कनेक्ट करने में ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि पैलियोलिथिक साइट जो है, उसके कुछ स्थल है जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो बार बार आता है एग्जामिनेशन में, बार बार आपको दिया जाएगा ऑप्शन में कि दिदवाना, चाहे ये जगह जो है, इसका लोकेशन बताइए किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, यहाँ पर दिदवाना जो है, आप मैं इतना तो मान के चलता हूँ कि आपने इंडियन पॉलिटिकल मैप पर आपकी पकड़ अच्छी होगी, और चूंकि आप एक बहुत अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत गरिमामय पोस्ट है, यूपीएससी आईएएस की तैयारी करनी या स्टेट पीसीएस के पोस्ट पर आप जाने वाले हैं, तो आपको ये मैप तो लगभग पता होगा। पॉलिटिकल मैप आपने जाना होगा, तो पॉलिटिकल मैप जिनको पता होगा, स्टेट्स के बारे में उनको पता होगा कितने राज्य हैं और कहाँ कहाँ उनके राज्य की और स्थिति है, इसको आप मायने में रखें और उसके अनुसार इस क्वेश्चन को आराम तक पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर कुछ प्राचीन काल में जो उसमें लगभग ये इतना आपको जान के चलना है कि इसमें आपको पैलियोलिथिक एरा का, प्री हिस्टोरिक एरा का पूरा साइट लगभग है। और क्लास एनसीईआरटी के लेवल के अनुसार आपको 6 क्लास जो पढ़ाया जा रहा है, उसके अनुसार आपको एक साथ अलग अलग, जब मैं अलग बैच कराऊंगा उसमें अलग मतलब टॉपिक आएगा, जो पर्सनल टॉपिक होंगे, इंडिविजुअल टॉपिक होंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा मैप के लिए अलग से उसकी क्लासेस फिर से लगेंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा वृहद सोर्स हो जाता है, उसमें आपको डीप पढ़ाया जाएगा, तो उसमें मैप अलग कराऊंगा। अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी को मायने में रखें, 6 क्लास को आपको दिमाग में बार बार रखना होगा, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी ठीक है, बहुत बच्चों की तैयारी अच्छी होती है, बहुत बच्चे भी नए होंगे, तो मैं लगभग मान के चल रहा हूँ कि जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो अभी तक मतलब बेसिक उनका है, वो मतलब एबीसी भी नहीं जानते हैं, ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ ताकि उनको भी सुविधा ना हो। तो जो जिनको आती, अगर क्लास जो कर रहे हैं आज, जिनको पहले से पता है, वो भी इस क्लास का आनंद ले, और आगे थोड़ा हो सकता है इससे थोड़ा आपको रिकॉल भी हो जाए, याद भी हो जाए, तो उसको रिमेम्बराइज करने में आपको आसानी होगी। देखिए, यहाँ पर कुछ जगह है जो मैं बताता हूँ जो उस काल से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन याद रखिए कि सारे अभी 6 क्लास में क्या किया है, क्लास स्टोरी एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। इसमें यह बताया गया है कि ये इस एरिया में मानव का निवास था, आर्मी का निवास था, उनकी क्रिया क्या थी,
क्या करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, शिकार करते थे, निवास कहाँ कहाँ करते थे, उन क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। जो भी हमको सोर्स मिला है उनके अनुसार उस पर अध्ययन किया गया और पुरातत्वविदों ने उसके बारे में बताया है। तो इसको आप एक ओवरव्यू लेकर माने, इसको पर्सनली जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के जो 3 चरण है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, तो उसका अलग मैप होगा, उसको हम अलग से कराएंगे। इसमें आप सिर्फ ओवरव्यू जाने कि कुछ कुछ स्थल आपको बता दिया जा रहा है कि कहाँ कहाँ है। यहाँ देखिए, कालपी मध्य प्रदेश में है, आपको ये जानना है। ये मिर्जापुर के एरिया में बेलन घाटी है, ठीक है। महागरा है, आदमगढ़ है, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये यहाँ पर महाराष्ट्र में दैमाबाद ये सब जगह है, या इसके बारे में भी जानना है आपको। यहाँ देखिए नदी भी आपको मैंने बताया था कि नदी थोड़ा सा आपको नदी को ध्यान में इसलिए रखना है कि बार बार एक पूछता है नदी फलना नदी कौन सा नदी कहाँ है, ये भी जानना आपको जरूर है। जैसे नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, गंगा का दोआब। यहाँ पर आपको बताया था कि अफगानिस्तान में भी दो तीन जगह है, तो वहाँ पर ही बताया था कि भाई आप नदी के बारे में कम से कम तो जान ही, कुछ कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसके किनारे सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये आप जानना भी है, और आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा कि आप भारत की जो नदियाँ हैं, भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित, उत्तर पश्चिम में जो अवस्थित नदियाँ हैं, उनको भी आप बढ़िया से लोकेशन ध्यान में रखें, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ था। और क्यों हुआ था, ये सवाल आपसे फिर कर रहा हूँ, आप इसको जरूर कमेंट में बताइएगा कि नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास क्यों हुआ और प्रारंभिक मानव का जीवन कैसा था। ये सवाल आपके लिए है, इसको आप जरूर सोचेंगे, इस पर मंथन करेंगे और मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैंने ये किया, ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास के साथ कनेक्ट है और ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नदी मैंने बताया था कि बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ पर ज़्यादा नदी ध्यान नहीं देना। बहुत सारी नदियाँ का मतलब है कि शुरुआत में जो नदियाँ हैं उनको ध्यान देने से, नर्मदा नदी आपको ध्यान देना है। नर्मदा नदी के साथ आप क्या क्या ध्यान देंगे, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर जो है इस एरिया में यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु नदी के यहाँ पर जाना है। सिंधु नदी, ये एरिया सिंधु नदी का है। यहाँ पंजाब का जो 5 नदी है, सिंधु के जो ट्रिब्यूटरी है उसको याद रखना है। फिर यहाँ पर आना है सतलज नदी, रावी नदी, चिलावी जो ट्रिब्यूटरी है इसको पूरा ध्यान रखना है। गंगा यमुना दोआबे है, यमुना नदी को आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी ये है, गंगा के ट्रिब्यूटरी यमुना नदी, यमुना के किनारे जो नदी है उसको भी ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिब्यूटरी उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर साउथ इंडिया में आ जाना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे यहाँ जो हुसंगी पार्ट है या कर्नाटका का जो एरिया है, यहाँ पर कौन कौन सा नदी है, कौन कौन सी नदी है उसके बारे में आपको जानना है। तो अब अगर नदियों को आपने ध्यान कर लिया तो उससे जुड़े हुए स्थल आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको नदी याद है कि नदी का लोकेशन कहाँ है या किस राज्य में बहता है। कोई नदियाँ अंतर्राज्यीय है, मतलब 2-3 राज्यों को मिला के है बहती है, उसमें किसी का नदी कोई एक राज्य से तो जुड़ा है नहीं, तो 4 राज्य से जुड़े हुए नदी है, तो 4 राज्यों में बहती है। तो उनके अनुसार आपको जानना होगा कि नदी तो आपको याद रहेगा, तो कम से कम राज्य तो याद होगा कि राज्य की स्थिति क्या है। फिर जो प्रॉपर प्लेस होगा किसी राज्य में ही होगा, उस राज्य को आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हुसंगी पार्ट मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में हुसंगी है, ठीक है, बताया था आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुसंगी याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। ये प्लेस सिर्फ याद रखिए आप। यहाँ देखिए अतरीपक्कम है, चित्तूर है, ये सब एरिया याद रखना है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको क्या आगे ध्यान रखना है, यहाँ देखिए बागौर जो राजस्थान में है, इस स्थल को आपको ध्यान रखना है। बागौर को ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ को याद रखना है, महागड़ा को याद रखना है, बेलन घाटी जो बेलन नदी किनारे उसको याद रखना है। यहाँ पर आपको डिडवाना जो है, डिडवाना ये जो डिडवाना प्लेस है इसको आपको याद रखना है। उसके बाद लूनी नदी का घाटी याद रखना है, नदी के किनारे याद रखना है। फिर आपको देखिए यहाँ पर बताया था कि ये जो एरिया है, यहाँ पर इस एरिया में एक जगह का नाम है बिहार। ये बिहार जो क्षेत्र है, बिहार यूपी के, मतलब बिहार में खासकर पड़ता है चिरांद चेचर, वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल के भी है, पुरापाषाण काल के भी है, उसको आपके ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इतना जानने के बाद अगर आप थोड़ा भी अगर आप ध्यान में रखते हैं कि हाँ इन नदियों का बहाव क्या है, किन किन राज्यों में इनकी ट्रिब्यूटरीज है, तो आपको प्लेस पहचानने में दिक्कतें नहीं होंगी। चूँकि 6th क्लास बार बार मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, 6th क्लास है, इससे ज़्यादा आप अभी इससे ज़्यादा इनरोल ना होना चाहें, मतलब ज़्यादा इसको ध्यान दें। अगला जो टॉपिक पर आया जाएगा तो उसमें आसानी से आपको याद हो जाएगा, सारी चीज़ें याद करा दी जाएंगी। उसमें होगा कि कुछ कहानी भी आपको पता चल जाएगा, आगे कुछ टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए नदी के बारे में मैंने चर्चा की थी, आपको नदी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इंडस नदी है, रिवर, ये सिंधु नदी है, इसको आप ध्यान रखें। ये सिंधु नदी है, और इससे जुड़े हुए 5 नदी जो है, इसको जहाँ पंजाब बसा हुआ है, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, उसको आपको याद रखना है। ये लूनी रिवर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
ये साबरमती रिवर है, ये गुजरात में बह रही है। पर यहाँ देखिए चंबल घाटी है, ठीक है। रिवर बेतवा, सोन, केन, ये सब नदी यहाँ पर आ जाएगी। नर्मदा नदी ये है, नर्मदा नदी घाटी के किनारे बहुत सारे साइट्स मिले हैं। यहाँ देखिए रिवर गंगा का है, रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरी में यमुना आता है सबसे लास्ट में। अब यहाँ देखिए रिवर एक सोन है जो बिहार यूपी में, बिहार में बहती है। ये दोनों जो नदी है इसको भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी ये रहा, इसको ध्यान रखना है। महानदी ये उड़ीसा में है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे क्या, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। नर्मदा, तापी जो नदी है, ये सब पूरा नदी आप ध्यान रखिएगा, नदी किनारे। उसके बाद अपने आप मैं आपको स्थल बता दूंगा कि कौन सा स्थल है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये देखिए साउथ इंडिया में आ जाइए, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी का एरिया है, यहाँ इसका बेसिन है। ये कृष्णा नदी है, ये पेनूर नदी है, ये कावेरी नदी लास्ट में ये है। तो इन नदियों, ये महानदी आपको बता ही दिया। तो इन नदियों का एक और याद है कि यूपी में उस समय जो है बेलन नदी बहती, तो बेलन नदी के बेलन घाटी जो है वो बेलन नदी एक नदी है। और एक बार आप कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि भाई बार बार ये आता है इसमें कि भाई सोन नदी, तो एक सोन नदी यहाँ भी है और एक सोन नदी इधर भी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि उस एक सोन नदी यहाँ भी बह रही है, तो इसको ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। मुंडीगढ़, पाकिस्तान का सूरतगुई सब जो जगह है यहाँ पर कश्मीर के पास, उसमें भी पहले कुछ पुरानी नदियाँ हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं या उसी नदियाँ में मर्ज कर चुकी हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ नदियाँ, ऐसा नहीं है कि नदी जो है सिर्फ एक नाम के कई नदियाँ हैं। तो उसको आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, भले वो आज हो या ना हो, उससे आपको ज़्यादा ये नहीं करना। बस याद रखना है कि वो नदियाँ उस वक्त थी, मौजूद थी, और उसके किनारे जो सभ्यता बसी उस नदी के नाम पर इसको संबोधित किया जाने लगा, क्योंकि इतिहास में इससे आसानी होती है। इतिहासकारों ने इस बात को समझा होगा। फिर ये एक मैप हुआ नदी का। फिर आगे हम आते हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा ये बता दूँ, ये यहाँ देखिए ये जो एरिया है, इसमें मैंने सोन नदी ये आपको बताया कि एक सोन नदी बिहार, यहाँ पर सोन नदी यहाँ बिहार, झारखंड और इसमें है, यूपी में है, और मतलब उसमें तीनों राज्य में उसका है। एक सोन नदी ये है, यही मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक सोन रिवर ये भी है, ठीक है। इसको याद रखना है। तो ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि एक सोन रिवर यहाँ भी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। फिर अभी मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ एक बेलन नदी है जो यूपी में है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आप अगर उसको आप ध्यान में ना रखते हैं तो फिर आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत हो सकती है कि उसमें बार बार आप कंफ्यूज कर जाएगा। सोन नदी आप कहीं यहाँ पर आप बिहार समझ के उसको मार दिया कि सोन नदी तो इस एरिया में है, पूर्वी भारत में है, तो आप गलत कर देंगे। इसलिए एक सोन नदी यहाँ भी है। और जैसे ही आएगा प्राचीन काल में, जैसे ही आपको एरिया मतलब देखना है कि समय कब है और किस काल के बारे में बात करें, इतिहास के किस कालखंड की बात हो रही है, उसके अनुसार आपको ये करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ आगे हम बात करते हैं, यहाँ नर्मदा नदी के किनारे जो आदमगढ़ एरिया है, नर्मदा तापी के बेसिन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमगढ़ के बारे में आपको बताया जा चुका है। पशुपालन, आदमगढ़, यहाँ बागौर राजस्थान का जो एरिया है, इस एरिया में पहले मानव बसे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया था कि नदी बेटी में कृष्णा, यहाँ कावेरी, नर्मदा, ये सब यहाँ जो है नदी आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उन सभी जगहों पर आदि मानवों का निवास था। प्राणिक स्थान का मतलब था कि नदी किनारे उनके बसने के लिए उनका क्यों बसा होता था, वो मैं फिर से आपको एक बार सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने उसको क्लियर किया था कि हाँ, हमेशा जो मानव है, जो प्राणिक मानव है, नदी किनारे ही क्यों बसते थे, उनके नदी किनारे बसने का उनका क्या कारण था, क्या प्रयोजन था, वो किस लिए बसते थे। तो वो आप ध्यान रखना है, सिंपल सा सवाल है, तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि प्राणिक मानव नदियों किनारे ही क्यों बसते थे। तो इस प्रकार ये ओवर भी हो गया कि आपको एक छोटे से इसमें आपको बता दिया गया कि ये जो नदियाँ यहाँ पर है और इस नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ था। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा इसमें ये नहीं किया जा रहा है। आप बस सिर्फ नदी को ध्यान रखें और उस जगह स्थल को याद रखें जहाँ पर ये स्थल मिले हुए हैं। इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्थल प्राचीन भारत में जो ये कालखंड है, प्राचीन भारत में खासकर प्री हिस्टोरिक एरा के समय में, जो पूरा पाषाण काल है, इसके जो चरण है नवपाषाण काल तक आप मान के चलिए। तो प्री हिस्टोरिक एरा के कुछ जगह जो है कॉमन भी है, वो बार बार चर्चा कर रहा हूँ। आगे भी जब क्लास लूँगा पर्सनली, उसका जब क्लास होगा उस टॉपिक का, तो उसके समय भी मैं उस समय भी आपको उस स्थल से अवगत जरूर कराऊंगा। और वो तो डिटेल क्लास होगी, उसके स्थल के बारे में डिटेल जानकारी देनी होगी, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि इस स्थल का नाम दे देगा, नंबरिंग देके पूछेगा यहाँ कौन सा स्थल है यहाँ पर, या उसका बारे में डिटेल्स दे देते हैं कि यहाँ पर ये मिला है, ये स्थल कौन सा है, इसको आप डिकोड करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन
हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस 6 क्लास के लिए आपको इससे ज़्यादा नहीं जानना है। इतना आप जानिए कि ये फलाने नदी यहाँ यहाँ है और इससे जुड़ा हुआ स्थल ये है। इतना आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप मैपिंग आराम से, आपकी समझ विकसित हो जाएगी। क्लास में भी मैंने मैपिंग दिखाई थी, 6 क्लास का जो एनसीईआरटी मैंने बताया था, उसमें भी जो मैपिंग है एनसीईआरटी में जो मैपिंग है वो आपको मैंने करा दिया था। तो अगर जिन्होंने भी उसको नहीं देखा हो उस क्लास को, क्लास देखे या मैपिंग में जाकर उस चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। उस मैपिंग को फॉलो करें, उस मैपिंग को दिमाग में बैठा लें। उसके अनुसार क्या होगा, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता है तो आपको इतिहास पढ़ने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, आपकी समझ विकसित होगी। इसलिए आप इतिहास के साथ जब भी पढ़े तो मैप लेके पढ़े, ताकि उस स्थल से कम आप अवगत रहेंगे, तो मुझे पढ़ाने में या समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको भी ज़्यादा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा बिल्डअप हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये क्लास लास्ट था। ये क्लास मतलब मैंने मैपिंग का ही किया था स्पेशल। तो इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है, इस क्लास से जुड़ी हुई कोई समस्या है या इस क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको क्वेरी करनी होंगी, तो आप इस चैनल पर, चैन गार्ड जो यूट्यूब पर चैनल पर जाएंगे और उसके कमेंट में जाकर आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ समय में जब भी मुझे मौका मिले उसका आंसर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये मेरा अपना मैं मान के चलता हूँ कि जो भी क्वेरी जाएंगी वो अच्छा थोड़ा ठोस क्वेरी पूछिएगा, एकदम आसान सा क्वेरी नहीं, जो आपको समझ में ना आए वो पूछिएगा। क्वेश्चन थोड़ा स्तर का होना चाहिए। और अगर उसमें ज़्यादा भी दिक्कत, जैसे किसी को समझने में दिक्कत है या कोई अगर क्लास फॉलो नहीं कर पाया है, तो उनको मैं ज़्यादा ये नहीं बोला, ज़्यादा कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। 6 क्लास के एनसीईआरटी आप पिछले मेरे क्लास में जाकर उसको आप समझ सकते हैं। फिर भी दिक्कत है तो मैं कभी ना कभी आके इसको ओवरव्यू करके आपको एक बार समझा दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और वंदे मातरम दोस्तों।